हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 9 न्याय के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और अच्छे से समझा था। आज की वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। तो इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सबको बड़े ही आसान शब्दों में लिखा गया है ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न, जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो जैसे ही शाम होती है तो हम क्या देखते हैं? आकाश में लालिमा छा जाती है, पक्षी अपने घर लौटने लग पड़ते हैं और वातावरण काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे, जब शाम होती है तो धूप कम हो जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, आसमान में सुंदर रंग दिखने लगते हैं और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं। चारों ओर शांति और सुकून महसूस होता है। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई अनुभव कीजिए। तो अगर आपने बचाया होगा तो आप उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे, हाँ, एक बार मैंने एक घायल गौरैया को बचाया था। वह मेरे घर के पास गिरी थी। मैंने उसे उठाकर पानी पिलाया और छोटे डिब्बे में रखकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वह ठीक होकर उड़ गई। मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है, इस तरह से आप अपना अनुभव लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते? तो लिखेंगे, यदि मैं मंत्री के स्थान पर होता तो सबसे पहले दोनों की बातें ध्यान से सुनता और फिर यह निर्णय लेता कि हंस उसी को मिलना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की थी, इसलिए मैं हंस उसे दे देता। ठीक है, इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, मैं सखा और प्रतिहारी को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगा या चाहूँगी। सखा दयालु और मददगार है जो महिला रूप में भी अच्छा लगेगा, और प्रतिहारी राजा की सहायता करती है। यह भूमिका भी महिला के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया? तो उत्तर लिखेंगे, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठाया, उसके शरीर से तीर निकाला और प्यार से उसकी मरहम पट्टी की। उन्होंने अपने सखा को राजवैद्य से दवा लाने को भी कहा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला? तो क्योंकि सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई थी, है ना। तो लिखेंगे, हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। उन्होंने उस पर दया और करुणा दिखाई थी। राजा ने भी यह माना कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए न्याय के अनुसार हंस सिद्धार्थ को ही दिया गया। अगला प्रश्न है, कहानी को अपने ढंग से प्रवाह चार्ट के रूप में लिखिए। तो इस तरह से हम कहानी लिखेंगे, सिद्धार्थ व उसके सखा का प्रकृति को निहारना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सिद्धार्थ और उसके जो मित्र थे वो प्रकृति को निहार रहे थे। फिर तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना, उसके बाद पक्षी को तीर लगी और वो घायल होकर गिर गया। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, हंस को गोद में ले लेता है और तीर निकालता है। उसके बाद देवदत्त आता है और हंस को अपना बताता है। फिर आगे हम कहानी बढ़ाएंगे। फिर अगला लिखेंगे, दोनों महाराज शुद्धोधन की सभा में जाते हैं। फिर मंत्री हंस को बुलाने का फैसला करते हैं। हंस सिद्धार्थ की गोद में जाता है, महाराज हंस को सिद्धार्थ को दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कहानी को पूरा करेंगे। जैसे जैसे कहानी में हुआ है वैसे ही लिखना है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथियों ने आपस में क्या बातें की होगी? जिस हंस को तीर लगा तो उसके जो साथी थे, उसके जो मित्र थे, उन्होंने आपस में क्या बातें की होगी, ये लिखना है। इसको अपने अनुमान और कल्पना से लिखना है। तो हम इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं, उस समय हंस के साथी कह रहे होंगे, हमारा साथी घायल हो गया, जल्दी उड़ो नहीं तो अगला तीर हमें लग जाएगा। किसने हमारे साथी को घायल किया? देखो, एक दयालु लड़का उसकी मदद कर रहा है, काश वह जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, उनके मित्र आपस में ऐसी बातें कर रहे होंगे।
दूसरा प्रश्न है, हंस देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया? उत्तर लिखेंगे, हंस देवदत्त के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने ही उसे तीर मारा था। वह उससे डर गया था। उसे सिद्धार्थ पर भरोसा था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, राजा शुद्धोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा? उत्तर लिखेंगे, राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा होगा, सिद्धार्थ तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने करुणा और दया का परिचय दिया। मुझे तुम पर गर्व है। अगला प्रश्न है, एक दिन सिद्धार्थ मीठी नींद सो रहे हैं। उनके सपने में हंस आता है और सिद्धार्थ के साथ न्याय वाले दिन का अपना अनुभव सुनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हंस ने सिद्धार्थ से क्या बातें की होगी? तो हंस ने सिद्धार्थ से इस प्रकार बोला होगा। हंस कहता, सिद्धार्थ तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो मैं मर जाता। तुमने मुझ पर दया की और मुझे बचाया। उस दिन मैंने जाना कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। ठीक है, इस तरह से बात हुई होगी। अगला है भाषा की बात। पाठ में हंस और हस शब्द आए हैं। हंस में अनुसार का प्रयोग हुआ है और हंस में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ है। अब आप इस पाठ में आए अनुस्वार और चंद्रबिंदु वाले शब्द को खोजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पाठ में अनुस्वार वाले शब्द हैं हंस, संध्या, मंत्र, सन्यासी। ठीक है, इसके बाकी हो जाएंगे। तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा था। संध्या का बाकी हो जाएगा, संध्या का समय बहुत सुंदर होता है। मंत्री ने सभा में मंत्र पढ़ा। अगला वाक्य है, गुरुजी ने कहा कि सिद्धार्थ सन्यासी के रूप में जन्मे थे। आगे चंद्रबिंदु वाले शब्द हैं हंस और हंसकर। इसके वाक्य हो जाएंगे, सिद्धार्थ ने हंसकर प्यार से आसमान को देखा। दूसरा वाक्य है, सखा हंसकर बोला, यह हंस बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे है रेखांकित शब्द जो भी है उनके आपने विपरीत शब्द लिखने हैं। तो क है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में, और तो उदय का विपरीत शब्द हो जाएगा अस्त। तो हम अस्त लिखेंगे, और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। ख है, उसने मारा है परंतु मैंने बचाया है। ठीक है, मारा का विपरीत शब्द हो जाएगा बचाना। इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला दोषी है। निर्दोष का विपरीत शब्द दोषी। इस जटिल समस्या का हल बहुत डैश है। तो क्या है, जटिल का विरोधी शब्द हो जाएगा सरल। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे लोकोक्ति बनाइए। साथ ही अपनी रुचि से किन्हीं 5 मुहावरों और लोकोक्तियों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो क है, मगरमच्छ के आंसू बहाना। दूसरा हो जाएगा आंख मिचोली खेलना। तीसरा हो जाएगा 1 और 1 11। चौथा अकलबरी या भैंस। ये हो जाएगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये हो गया 12 11 होना। अगला है लाल पीला होना। अगला है दांत तले उंगली दबाना। ठीक है, फिर है पेट में चूहे कूदना। फिर है सूरज को दिया दिखाना। ठीक है, तो इनमें से कोई 5 का आपने वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम मुहावरे लिख लेते हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाना, 1 और 1 11, अकलबरी या भैंस, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है, इनका वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं। रीना ने झूठा रोना रोया, वह तो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। दूसरा है, हम सब मिलकर काम करेंगे, 1 और 1 11 हो जाएंगे। सोच समझकर काम करना चाहिए, आखिर अकलबरी या भैंस। अगला है, राधिका ने सुंदर चित्र की कीमत नहीं समझी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है, मुझे बहुत भूख लगी है, जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे। अगला है पाठ से आगे, हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा? तो सिद्धार्थ ने लिखा होगा, प्रिय भाई देवदत्त, किसी को चोट पहुंचाना बहादुरी नहीं बल्कि गलत है। सच्चा साहस तो दूसरों की रक्षा करने में है। हमें सभी जीवों से दया और प्रेम से पेश आना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है,
बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। वह उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है। करुणा को भी फूल बहुत पसंद है। वह प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर उसकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे और क्यों? अपनी कक्षा में साथियों के साथ चर्चा कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, प्रॉपर उसमें पानी डालना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए, है ना। तो हम उत्तर लिखेंगे, मैं बहुत प्यार से फूलों की देखभाल करूँगा या करूँगी। मैं उन्हें रोज़ पानी दूंगा, खाद डालूंगा। मैं फूल नहीं तोड़ूंगा क्योंकि उन्हें तोड़ने से वे मुरझा जाते हैं। उनकी देखभाल से वे लंबे समय तक खिलते रहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कुछ पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। उदाहरण के लिए गौरैया। चित्रों के माध्यम से नीचे कुछ संकेत दिए गए हैं जो पक्षियों की दिन प्रतिदिन कम होती संख्या के लिए उत्तरदायी है। चित्रों को देखकर अपने सहपाठियों के साथ इन कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भी पता लगाइए कि हम इन पक्षियों का बचाव, इनकी संख्या में वृद्धि के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। तो ये देखिए, बड़ी तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है जिसके कारण पक्षियों की रहने की जगह खत्म हो गई है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, इसका कारण क्या है? कारण हो जाएगा, पेड़ों की कटाई से पक्षियों के घर नष्ट हो रहे हैं। पतंग के मांझे से वे घायल हो जाते हैं। मोबाइल टावर और प्रदूषण से उन्हें नुकसान होता है। इसके उपाय क्या है? पेड़ लगाना और कटाई रोकना चाहिए। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखना चाहिए। धारदार मांझे का प्रयोग नहीं करना चाहिए और प्रदूषण कम करने के लिए पौधे लगाने चाहिए। इस तरह से हम उपाय कर सकते हैं। अगला है पुस्तकालय के अन्य स्रोत। अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाइए और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। दूसरा प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य को भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कथाओं को पुस्तकालय सहायक एवं सहपाठियों की सहायता से ढूंढिए और उन्हें पढ़कर आपस में इन कथाओं पर बातचीत कीजिए। ठीक है, तो ये आपने पुस्तकालय जाकर काम करना है। तीसरा प्रश्न है, आपके घर के आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु सहायता के लिए जाते हैं? इसके बारे में अभिभावकों से पूछिए और कक्षा में साझा कीजिए। तो इन तीनों के प्रश्न के उत्तर में आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपने गौतम बुद्ध के बारे में क्या पढ़ा? तो उत्तर लिखेंगे, हमने पुस्तकालय में जाकर गौतम बुद्ध की जातक कथाएं पढ़ी। इन कथाओं से हमें दया, करुणा और सच्चाई का संदेश मिलता है। दूसरा है, विक्रमादित्य के बारे में आपने क्या जाना? तो उत्तर लिखेंगे, हमने विक्रमादित्य की कहानियां पढ़ी। उनमें उन्होंने गरीब और अमीर के बीच न्याय किया। उनका फैसला निष्पक्ष और समझदारी भरा था। हमने कक्षा में इस पर चर्चा की। तीसरा प्रश्न के उत्तर में हो जाएगा, हमारे गांव में एक बुजुर्ग दादाजी हैं जिनके पास लोग सलाह लेने जाते हैं। वे सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं और अच्छी राय देते हैं, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं। अगला प्रश्न है, मैं भी सिद्धार्थ। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित है। कक्षा में अपने समूह में इस पर संवाद कीजिए और किसी एक चित्र पर कुछ पंक्तियां भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके बारे में आपने लिखना है। तो इस चित्र में छत पर पक्षियों के लिए पानी रखा गया है। गर्मी के दिनों में यह बहुत जरूरी है क्योंकि पक्षियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। ऐसा करना दया और करुणा की निशानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाटक के प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ और उनका सखा उद्यान की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। यदि उनका कोई सखा देखने सुनने में असमर्थ होता तो सिद्धार्थ उसे यह आनंद कैसे महसूस करवाते? इस उत्तर में हम लिखेंगे, सिद्धार्थ अपने सखा को फूलों की खुशबू सूंघने देते, हवा की ठंडक महसूस कराते और उसे पेड़ों को छूने देते ताकि वह प्रकृति का आनंद अपने तरीके से महसूस कर सके। ठीक है, अगला है, मेरा पक्षी। अपने अभिभावक और शिक्षक की सहायता से निम्न चित्रों को देखते हुए अपने लिए कागज की एक पक्षी बनाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखकर बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके संपूर्ण पाठ्य के प्रश्न उत्तर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।